हाँ चंदू। रोहित सर आप ऑफिस में है क्या? चंदू सुबह के 7 बजे घर पर ही हूँ। रोहित सर आप घर पर हैं तो फिर ऑफिस में कौन है? वैभव बाबू होंगे, और कौन होगा? सर बाहर का मेन गेट खुला हुआ है, ऑफिस का ग्रिल वाला दरवाजा भी खुला हुआ है। रात को कोई आया था क्या? जब से मैं ड्यूटी पे हूँ तब से लेकर अब तक कोई नहीं आया। और सर रात को खुद वैभव बाबू से मैंने चाबियाँ ली थी और बाहर के सारे दरवाजे मैंने खुद लॉक किए थे। सर दरवाजों के ताले कुंडियों पर लटके हुए हैं। जा तू अंदर जाके देख तो, सब कुछ ठीक तो है? सर मैं अंदर जा ही नहीं सकता, वो ऑफिस के ग्रिल वाले दरवाजे के बाद वाला दरवाजा बंद है। तूने खोल के देखा? नहीं सर, मुझे डर लग रहा है। वैभव बाबू रोज इस वक्त उठकर आ जाते हैं वो खिड़की पर। वैभव बाबू, वैभव बाबू, मैंने मिलाया था नंबर, बेल जा रही है। चलो ठीक से याद कर। रात को कोई आया था? 12 बजे तक तो मैं जाग रहा था, उसके बाद गया था सोने। यस सर, मैं राहुल पुरोहित, मैनेजर जेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स। मैंने ही फ़ोन किया था सर। वो हमारे अकाउंटेंट वैभव पवार जॉब ही नहीं दे रहे, फ़ोन भी नहीं उठा रहे सर। आपने अंदर जाकर देखा? नहीं सर, अंदर से दरवाज़ा लॉक है और बाहर के दरवाजे के लॉक खुले हुए हैं। ऑफिस में किसी और के पास कोई दूसरी चाबी? 2 सेट है, लेकिन दोनों वैभव बाबू अपने पास ही रखते हैं। गावड़े, किसी चाबी बनाने वाले को लेके आ। सर वैभव बाबू का कमरा ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पर। तुम्हारे अकाउंटेंट वैभव पवार यहीं रहते हैं? जी मैडम, हमारे सेट ने ऊपर ही एक कमरा बनवा कर दिया है। उस तरफ। देवारे, ये कबर्ड में जो लॉकर है, कैश होता है इसमें? जी। मुझे सिर्फ 3 महीने हुए इधर, मैंने ऑफिस ठीक से देखा तक नहीं है। शाम को 7 बजे आता हूँ, सुबह 9 बजे चला जाता हूँ। पूरा 14 घंटे ड्यूटी करता हूँ मैं। कातिल के पास पहले से चाबी थी, उसने पहले ग्रिल वाला दरवाजा खोला, फिर अंदर वाला दरवाजा खोला, अंदर गया, काम किया और बाहर निकलते वक्त कंपाउंड का मेन गेट भी खोला। यानी कातिल के पास तीनों दरवाजों की चाबियां थी। तो वो ऑफिस में से किसी ने दी होगी, मेरे पास तो कोई चाबी नहीं होती है। अबे लेकिन अंदर आने के लिए तो कंपाउंड की दीवार फांदनी पड़ी होगी ना, या फिर तूने पहले से ही उसे कंपाउंड के अंदर छुपा कर रखा था? नहीं मैडम, इधर कोई भी नहीं था। ये लॉकिंग सिस्टम, उनका ऊपर से रस्सी फेंकना, ये हमेशा से होता है? नहीं, ये तो अभी 1.5 महीने पहले ही शुरू हुआ था। वैभव बाबू का एक्सीडेंट हो गया था तो उनको चलने में दिक्कत हो रही थी, तब से वो ऊपर ही रहते थे। यहाँ का सेठ कौन है और कहाँ है वो? जसवंत दिघे, मुंबई में रहते हैं। कितने लोग काम करते हैं यहाँ? वैभव बाबू के अलावा हम लोग 7 लोग और काम करते हैं। वैभव की फैमिली में कोई रहता है यहाँ पे? नहीं सर, वो अकेले ही रहते थे यहाँ पर। उनकी फैमिली तो कोथरूड में रहती है। दरअसल हमारी काफ़ी सारी डीलिंग कैश में होती है, बहुत सारा कैश होता है, इसीलिए वो यहीं पे रहते थे। जसवंत सेठ को काफ़ी भरोसा था उन पर। कुछ लॉजिक बन नहीं रहा है। चंद्रकांत बाहर बैठता है, चाबियों के 2 सेट हैं जो अंदर वैभव पवार के पास थे। कौन अंदर आया और कैसे, और कांड करके बाहर भी निकल गया? समझ में नहीं आ रहा सर, चाबी किसी और के पास कैसे आ सकती है? तेरा ही नाम लिख कर गया है वो दीवार पे, राहुल। क्यों, कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा सर। लॉकर में कितना कैश था? कैश थे, लेकिन कितने थे मुझे नहीं पता। वो वैभव बाबू के असिस्टेंट मोहिनी को पता होगा।
कुल मिलाकर 9 बार हुए चाकू से। लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर थे। अचानक हमला हुआ होगा। भयंकर वार 9 बार। कातिल को विक्टिम पे काफी गुस्सा रहा होगा। बिल्कुल। इतने घातक हमले के बाद भी इस वैभव पवार में कुछ जान बाकी रही होगी, जो खुद को घसीटकर दीवार पर नाम लिखा। फॉरेंसिक ने दीवार पर लिखी लेटरिंग वाले ब्लड का सैंपल टेस्ट किया। वैभव पवार का ही ब्लड है। खुद को घसीट कर लिखा, जाहिर है कातिल के जाने के बाद ही हुआ होगा, हमले और लूट के बाद। मैडम, चाबियों का दूसरा सेट तो यही इसी ड्रॉवर में रखा है जहाँ वैभव सर हमेशा रखा करते थे। कितना कैश मिसिंग है मोहिनी? 13,75,000 एग्जैक्ट। मैंने कल शाम को 35,000 रुपये ऐड किए थे। वैभव सर, ये शंभू स्टोर का अक्टूबर का हिसाब है, 35,000। हाँ, ये लो, ये लॉकर में रखो। मैडम, ये सारा कैश आज ही बैंक में डिपॉजिट होने वाला था। और ये बात इस ऑफिस में कौन कौन जानता था कि ये कैश आज डिपॉजिट होगा? सिर्फ वैभव सर, मुझे और पुरोहित सर को पता था कि इतना कैश आया। लेकिन मैडम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पुरोहित सर वैभव सर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि ये सब तुम्हारे मैनेजर राहुल पुरोहित ने किया है? मैडम, और कौन कर सकता है? मेरे बाबा से राहुल पुरोहित को क्या दुश्मनी थी? ये जसवंत बाबू के सबसे वफादार और ईमानदार कर्मचारी थे। राहुल पुरोहित ने ऐसा क्यों किया? इस वक्त हम सिर्फ इतना जानते हैं कि मरने से पहले वैभव जी ने दीवार पर राहुल, बस इतना लिखा था। राहुल पुरोहित से हम पूछताछ कर रहे हैं। राहुल पुरोहित? राहुल ऐसा नहीं कर सकता ताई। योगेश रामटेके, राहुल पुरोहित के पास तुम्हारा नंबर था, पंकज या पूर्णिमा जी का नहीं। ऐसा कैसे? हमारी पुरानी दोस्ती है। मैं अभी भी कहता हूँ राहुल किसी का खून वून नहीं कर सकता। वैभव जीजा जी का तो कतई नहीं। हाँ, धक्का तो बैठा है। वैभव पवार मेरा सबसे पुराना कर्मचारी था, अच्छा काम करता था। खैर, चुराए गए पैसे रिकवर तो हो जाएंगे, नया अकाउंटेंट भी मिल जाएगा। कुछ दिनों के लिए काम गड़बड़ाएगा, लेकिन बाद में सब समझ जाएगा। आपके ऑफिस में आपके इतने पुराने अकाउंटेंट का कत्ल हुआ और आपको बिजनेस की पड़ी है। इंस्पेक्टर, ये मेरा इकलौता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस तो है नहीं, और मेरे छाती पिटने से जो कुछ भी हुआ है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। बुरा तो लगता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। वैसे भी वो ऑफिस राहुल पुरोहित और वैभव पवार ही संभालते थे। आपके जनरल मैनेजर राहुल पुरोहित और वैभव पवार के बीच में क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, काम को लेकर के दोनों में अनबन हुआ करती थी। राहुल पुरोहित का कई बार मुझे फोन आता था कि वैभव उसके काम में दखल अंदाजी करता है, लेकिन कत्ल करने लायक कोई अनबन होगी ऐसा नहीं लगता मुझे। कत्ल करने लायक? हाँ, मतलब उतना सीरियस। लेकिन अगर वैभव ने मरने से पहले राहुल का नाम दीवार पे लिखा है तो उसका जरूर कोई इरादा या कोई मतलब रहा होगा। पर ना, ऐसे ही तो कोई नहीं लिखता ना दीवार पे नाम। अनबन थी मेरी वैभव बाबू के साथ, लेकिन सर ये मर्डर करके मैं अपनी लाइफ बर्बाद क्यों करूंगा? मर्डर करने के बाद भी लाइफ बर्बाद नहीं होती राहुल पुरोहित। देखो तुम्हारा बैठला, मरने से पहले वैभव पवार ने दीवार पर कातिल का नाम लिख दिया, राहुल। करता कैसे मैं सर? मैं अंदर जाता कैसे? चाबियों के 2 सेट हैं और दोनों सेट आपको वैभव के पास से मिले। डुप्लीकेट चाबी? जनरल मैनेजर होना तो, और ये सिक्योरिटी गार्ड चंदू, इस मर्डर और लूट में तुम्हारा पार्टनर है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। मैं घर पर था जब मुझे चंदू का फोन आया। सब बकवास। ये चंदू तुम्हारा पार्टनर है और ये फोन वोन ना सब नाटक है। कोई नाटक नहीं है सर, मैं सच बोल रहा हूँ। चंदू की धुलाई शुरू होने वाली है, सब बक देगा वो। तुम सोच लो क्या करना है। अरे सर, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या बकेगा वो? मैं तो एक मामूली आदमी है साहब, सिक्योरिटी का नौकरी मिला तो कर रहा था साहब। मैंने कुछ नहीं देखा साहब। 4 डंडे पड़ेंगे ना तो जो नहीं देखा वो दिखेगा और जो दिखा था वो बकेगा। सिक्योरिटी का नौकरी तूने यही कांड करने के लिए लिया था? कल रात सोने का ढोंग किया। अब जल्दी से बता दे क्या हुआ था, वरना स्पेशल डंडा आएगा तेरे लिए और दांत पेट में होगा और पेट कहीं और। सर, वैभव सर के अलावा किसी के पास भी चाबियों तक की पहुंच थी तो वो पुरोहित सर हैं। बड़ी अजीब बात है सर, सभी ताले खोले गए हैं।
तोड़े नहीं गए। आप लोगों को भी लगता है ये सब राहुल पुरोहित ने किया? सर पूरा ऑफिस जानता है वैभव सर और पुरोहित सर के बीच में बहुत टेंशन थी। दरअसल दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था सर। लेकिन कैलाश, पुरोहित सर क्या खुद आकर ऐसा करेंगे? अरे खुद नहीं किया होगा तो किसी और से करवा दिया होगा। और वैभव सर ने मरते मरते पूरी दुनिया को उसका नाम बता दिया। ये वैभव पवार का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? रास्ता क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी ने उड़ा दिया। यही वो लॉ कॉलेज रोड पे। सर एक और झोल है। क्या? यहाँ सीसीटीवी कैमरा है पर फुटेज रिकॉर्डर गायब है। कहाँ है सीसीटीवी? सर वो मैं बताता हूँ। वो देखो वो सर ग्रिल के नीचे वायर के बीच में छुपा हुआ है ताकि किसी को पता ना चले कि सीसीटीवी कैमरा है। मैं मैडम से अभी यही कह रही थी कि अजीब बात है कि पुरोहित सर ने आपको सीसीटीवी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और रिकॉर्डर गायब है? हाँ सर, और रिकॉर्डर राहुल पुरोहित के कैबिन में ही रखा होता है। आइए सर मैं आपको भी दिखा देती हूँ। अमर, इतने पैसे थे, ये मोहिनी को 100% पता होगा। तो पैसे की बात छोड़ो अनीता, लेकिन ये पुरोहित सर ने सीसीटीवी कैमरा के बारे में बताया कैसे नहीं? कैलाश सर एक बात करनी थी। हाँ बोल। वो कुलकर्णी भाव का फोन आया था। कुलकर्णी है कहाँ हो? अभी तक आए नहीं है। सर सीसीटीवी रिकॉर्डर हमेशा यही होता है, लेकिन अब नहीं है। पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया आप लोगों के ऑफिस में। और ये सीसीटीवी वाली बात राहुल पुरोहित ने बताई नहीं हमें। ऑफिस में सबको पता है कि पुरोहित सर के रूम में सीसीटीवी रिकॉर्डर है, ठीक जैसे सबको पता है कि पुरोहित सर वैभव सर से नफरत करते थे। अच्छा ओके। मुझे फंसाया जा रहा है सर। मुझे नहीं मालूम वैभव भाव ने मेरा नाम क्यों लिखा। और ये जो भी तुम्हें फंसा रहा है वो ऑफिस के सीसीटीवी में दिख जाता है। यस सीसीटीवी सर, आप चेक करिए ना सीसीटीवी, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन आया था और किसने किया खून वैभव भाव का। एक्टिंग अच्छी कर लेते पर थोड़ी ओवर एक्टिंग हो रही। तुम्हारे ऑफिस का सीसीटीवी रिकॉर्डर तुमने कहाँ गायब किया? गायब मतलब? गायब नहीं है तुम्हारे कैबिन में। ये नामुमकिन है। नामुमकिन तो तुम्हें लगा था, तुम्हारा पकड़े जाना, तुम्हारी असलियत का हमारे सामने आना, लेकिन वैभव पवार ने अपने खून से खूनी का नाम हमें बता दिया। सर ये जो भी है वो जानता है कि मेरी और वैभव भाव की नहीं बनती थी। अगर वो तुम्हें जानता है तो तुम भी उसे जानते होगे। अब जरा हम भी उसे जान लें। अब जरा साफ साफ बताओ कि वो कौन है। हेलो शांता, सुन ध्यान से मेरी बात। मैं अभी थोड़ी देर में अपना फ़ोन ऑफ करने वाला हूँ, उसके बाद तू मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकी। हाँ, मैं सामने से करूँगा। मैं कहीं जा रहा हूँ। कहाँ? और आपकी आवाज़ इतनी परेशान से क्यों लग रही है? अरे क्योंकि मैं परेशान हूँ। अब कुछ मत पूछ। मैं सामने से फ़ोन करूँगा तुझे, ठीक है? तू ख्याल रख रहा अपना। हेलो मुझे नहीं पता वैभव भाव ने मेरा नाम क्यों लिखा जबकि मैं वहां था ही नहीं। तो वैभव पवार ने तुम्हें जानबूझकर फंसा दी। एक मरते हुए आदमी ने सोचा कि मैं तो मर ही रहा हूँ, जाते जाते राहुल पुरोहित को ही फंसा जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी और उसकी बनती नहीं। हम दोनों की बनती नहीं थी, वो सिर्फ काम करने के तरीकों को लेकर। मारने या मरवाने वाली बात थी नहीं। मैं जनरल मैनेजर और वो अकाउंटेंट, उन्हें मुझे रिपोर्ट करना पड़ता था, जो बात उनको पसंद नहीं थी। भाऊ ऐसा नहीं होता है। यहां पर बिजनेस संभालने का काम मेरा है तो मुझे करने दीजिए प्लीज। आपको पता भी है मैंने कितनी मेहनत की है ये शिरके स्टोर्स के साथ डील करने के लिए। शिरके स्टोर्स जो है, इनसे 10 लाख काउचने निकलवाने में मैंने कई पापड़ बेले थे। ये हमारे ब्लैकलिस्ट में है सर, आप रहने दीजिए। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता ब्लैकलिस्ट के बारे में? ये आउटस्टैंडिंग उसके पिता रामनाथ शिर्के की थी। संजय उनका बेटा है। पुरोहित सर, वैभव सर ठीक कह रहे हैं। शिरके स्टोर्स वाले 1 नंबर के डिफॉल्टर्स हैं सर। मोहिनी जी, मैंने सलाह मांगी आपसे? यहाँ का जनरल मैनेजर मैं हूं। मैं सर, जसवंत जी के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारी है। उनको नुकसान हो रहा हो और मैं उन्हें आगाह भी न करूं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं कल का पैदा हुआ दूध पिता बच्चा नहीं हूं। मैं जो कर रहा हूं मेरी समझ में आ रहा है। देखो बाबू, मैं आपका मान करता हूं, लेकिन ये मत भूलना कि इस एजेंसी का बॉस मैं हूं। आप मुझे रिपोर्ट करते हैं।
आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए, और मैं अपनी ड्यूटी करूंगा, जो आपकी कुर्सी के प्रति नहीं, इस एजेंसी के प्रति है। ये कोई एक आध किस्सा नहीं था मैडम। पहले तो हर दूसरे दिन होता था, लेकिन बाद में रोज की चिक चिक शुरू हो गई। पुरोहित सर का ईगो बहुत बड़ा है। और वैभव पवार? वैभव सर तो बहुत सीधे इंसान थे मैडम। वो हमेशा मुंह पर सच बोलते थे और कोई भी सिचुएशन हो उसे अच्छे से संभालते थे। वो संभालना तो वो पूरा ऑफिस चाह रहे होंगे, लेकिन जसवंत डिगे ने जनरल मैनेजर बनाया राहुल पुरोहित को। वैभव को थोड़ी बहुत जलन तो हुई होगी राहुल से। वैभव सर जलने वालों में से नहीं थे। वो तो हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे। मैं तो कहूंगी कि वो एक संत स्वभाव के इंसान थे। ये मोहिनी है ना, ये डेढ़ शाणी है। कैसे? उसने ना वैभव भाव पर जादू कर रखा था। जादू मतलब, अमर तू बोलना। सर सब लोग बात किया करते थे कि मोहिनी ने वैभव भाव को फंसाया हुआ है, उन्हें अपने वश में किया हुआ है। अफेयर था? हाँ, ऐसा ही कुछ। तो फिर मर्डर क्यों हुआ होगा? पैसों के लिए, या फिर इस मोहिनी का कोई दूसरा प्रेमी बन गया था? शादी हो गई थी? मोहिनी डिवोर्सी है सर। लगभग 4 साल पहले उसने ऑफिस ज्वाइन किया था, और सर जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया था ना, तब से वैभव भाव उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते थे। कैश की डिटेल्स भी पुरोहित सर से ज्यादा पता होती है इस मोहिनी को। और सर मोहिनी सबसे लास्ट में घर जाती थी ऑफिस से। सर देर देर तक वैभव भाव के साथ रहती, अक्सर दरवाजा अंदर से बंद रहता। बंद कमरे में क्या अकाउंट्स होता था किसी को पता नहीं चलता। घंटों तक दरवाजा खुलता ही नहीं। ऑफिस से घर जाने का सबका एक फिक्स टाइम होता था, पर मोहिनी के लिए नहीं। वो बैठी रहती, पता नहीं ऐसा भी क्या काम होता था। और वैभव भाव के एक्सीडेंट के बाद तो मतलब पूरा प्यार उमड़ रहा था, बड़ा ख्याल रखा जाने लगा। लेकिन विदाउट फेल 8 बजे से पहले निकल जाती। क्यों? 8 बजे ऐसा क्या होता? अनीता, अमर, क्या होता था 8 बजे? 8 साढ़े 8 बजे वैभव भाव के घर से खाना आया करता था। वैभव भाव की यही बात हमें बहुत खटकती थी कि आदमी की बीवी है, बेटा है, शहर में घर है, फिर भी ऑफिस में रहता है। घर से खाना कैसे आता था? वैभव भाव को बेटा पंकज लाता था सर। ताई, बॉडी कल सुबह तक मिलेगी ऐसा करके बोला। योगेश, तू ऐसा कैसे बोला रे कि राहुल पुरोहित कुछ कर नहीं सकता? क्योंकि ताई, राहुल को मैं आज से नहीं जानता, सालों से जानता हूँ। जीजाजी की जेडी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ज्वाइन करने के पहले से। लेकिन बाबा ने खुद उसका नाम लिखा दीवार पे, अपने खून से। योगेश मामा जी, अपने खून से। किसने कहा कि वो लिखावट जीजाजी की है? बता पंकज, कोई जबरदस्ती भी तो लिखवा सकता है पुलिस को गुमराह करने के लिए, शायद राहुल को फंसाने के लिए। सर 12 साल लग गए मुझे इस जनरल मैनेजर की पोजीशन में पहुंचने में। बहुत जूते घिसे सर। हर जॉब पर कहीं ना कहीं किसी के साथ ईगो इश्यूज रहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन आप जाके पूछिए सबसे, मरवाया मैंने किसी को लाफा तक नहीं मारा। वैभव पवार ने मरने से पहले तुम्हारा नाम लिखा है, राहुल। सीसीटीवी रिकॉर्डर भी तुम्हारी कैबिन से गायब हुआ। सर मुझे पक्का यकीन है कोई और है जो ये खेल खेल रहा है और मेरे कंधे से गोली चला रहा है। सर ये भी तो हो सकता है कि किसी ने लाश की उंगली पकड़कर लिखवाया हो मेरा नाम। और सर इस दुनिया में राहुल मैं अकेला थोड़ी ना हूं। पर ऑफिस में तो तुम ही एक राहुल हो ना। एक सेकंड सर, हमारी ऑफिस में एक और राहुल है। क्या? लेकिन अजीब बात है, किसी ने ऑफिस में आप लोगों को बताया नहीं। हो सकता है ना सर, जैसे मैं आपको सीसीटीवी के बारे में बताना भूल गया, वैसे ही ऑफिस में सब लोग आपको राहुल कुलकर्णी के बारे में बताना भूल गए। कौन है ये राहुल कुलकर्णी? हमारा ट्रांसपोर्ट इंचार्ज राहुल कुलकर्णी। ये तुम अब बता रहे हो दीपक? इतनी बड़ी बात? मैडम, मैंने कैलाश सर को बताया था कि कुलकर्णी भाऊ ऑफिस नहीं आए हैं, और ऑफिस में सब उनको कुलकर्णी भाऊ बुलाते हैं, कोई उनको राहुल नहीं बुलाता। लेकिन उनका भी नाम राहुल है। तो इस राहुल कुलकर्णी ने सिर्फ फोन किया, वो ऑफिस आया ही नहीं? नहीं आए मैडम, शायद आप लोगों को बाहर देखकर उन्होंने मुझे कॉल किया होगा। हाँ कुलकर्णी भाऊ, आप कहाँ हो? दीपक, ये पुलिस का माजरा क्या है? क्या हुआ ऑफिस में? वो वैभव भाव का मर्डर हो गया कुलकर्णी भाऊ। मर्डर? और मैनेजर साहब को अंदर कर दिया है। मैनेजर साहब?
क्यों मतलब? अरे एक तो उनका आपसी खुन्नस तो था ही, और ऊपर से वैभव भाऊ ने मरने से पहले अपने खून से दीवार पर राहुल लिख दिया। तभी मुझे खनका ही नहीं कि कुलकर्णी भाऊ का भी नाम राहुल है। और मैडम वैसे इस राहुल कुलकर्णी के भी कुछ कम पंगे नहीं थे वैभव भाऊ के साथ? किस बात को लेकर? पैसे को लेकर। और इतनी लेट ये बात बताई जा रही है? मैडम मुझे मेरे पति ने ऑफिस के मर्डर के बारे में कुछ नहीं बताया। ये बताया कि गायब हो रहा हूँ, फोन बंद कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन क्यों ये नहीं बताया? नहीं मैडम, नहीं बताया। मैंने उनसे पूछा भी, लेकिन वो बहुत परेशान लग रहे थे। ओ शांताबाई राहुल कुलकर्णी, जुर्म में मुजरिम का साथ देना या फिर उसे पुलिस से बचाना भी एक जुर्म ही है। कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। नहीं मैडम, आप ऐसा मत कहिए। मेरे पति मुजरिम नहीं है, वो किसी का मर्डर नहीं कर सकते। राहुल कुलकर्णी पे रेड अलर्ट इशू कर दिया है। मैनेजर राहुल पुरोहित पे नजर रखो, क्लीन चिट नहीं दे सकते उसे। हो सर एक और एंगल सामने आया। मोहिनी काले और वैभव पवार का अफेयर ऑफिस वालों से पता चला। कुछ है इस एंगल में? मर्डर की वजह? सर मोहिनी की तरफ से तो नहीं, लेकिन वैभव पवार की फैमिली की तरफ से हो सकता है। कौन? वैभव पवार का बेटा पंकज या उसका साला योगेश? सर ऑफिस के बाकी लोगों का कहना है कि पंकज रोज तकरीबन 8 साढ़े 8 के बीच में अपने फादर को खाना देने के लिए आया करता था, और वॉचमैन चंद्रकांत ने अब जाके बताया कि उस रात ऑफिस में आने वाला आखिरी आदमी पंकज था। जी साहब, पंकज सबसे आखिर में आया था। मैं डर गया था इसलिए आपको बताना भूल गया। आगे बोल। पंकज ऊपर गया, खाना देकर नीचे लौटा, तब वैभव बाबू ने मुझे चाबियां दी थी और मैंने दोनों गेट बंद कर दिए थे। ये पंकज वापस लौटा होगा? 12 बजे तक तो नहीं, उसके बाद मैं सोने चला गया था। मुझे नहीं पता साहब कि उसके बाद क्या हुआ होगा। बाप का अपनी असिस्टेंट मोहिनी के साथ अफेयर हुआ और जवान बेटे ने बाप को मार डाला। नामुमकिन तो नहीं है। गुस्सा और नफरत सालों से जमा हो रहा होगा। एक आदमी अपनी बीवी और बेटे के होने के बावजूद भी अलग रह रहा है। जो प्यार जो इज्जत बीवी को मिलना चाहिए वो अपनी जवान प्रेमिका को दे रहा होगा। गुस्से में बेटे ने मार दिया होगा। दीवार पर राहुल लिखा हुआ, ऑफिस में दो राहुल। जनरल मैनेजर राहुल पुरोहित हाथ में था, ट्रांसपोर्ट मैनेजर राहुल कुलकर्णी फरार। अब एक तीसरा एंगल उभरा था, वैभव पवार का बेटा पंकज। क्या मोहिनी के साथ अफेयर कत्ल का मकसद था, या सिर्फ 13,75,000 की चोरी, या दोनों, या कुछ तीसरा? सर चुराए गए पैसों के लिए शांता कुलकर्णी के घर की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं निकला। बयान डगमगा रहा। रत्ती भर भी नहीं सर, अटकी हुई है अपने बयान पर कि उसे कुछ नहीं मालूम। छोड़ दो उसे, घर जाने दो। उसे लगने दो कि वो बच गई, पर उस पर नजर रखवाओ तगड़ी। और इस शांता का फोन भी टैप करो, राहुल कुलकर्णी से फोन जरूर करेगा। शांता तुम घर जा सकती हो। मतलब वो असली कातिल पकड़ा गया क्या? हाँ, दीवार पर जो राहुल लिखा हुआ था उसका तुम्हारे पति राहुल कुलकर्णी से कोई लेना देना नहीं था। हाँ सर, गया था मैं उस रात बाबा को खाना देने। करीबन 8 बजे थे। पिछले 1.5 महीने से रोज जाता था। वो बाबा को हाथ पैर में फ्रैक्चर हुआ था। पहले भी कई बार गया हूँ मैं। तो ऑफिस के सभी गेट्स की चाबियां भी रही होंगी तेरे पास। तेरे बाबा के पास चाबियों के 2 सेट थे, तेरे पास भी चाबियां होंगी। नहीं सर, आप कहना क्या चाहते हो? मैंने मारा मेरे बाबा को? मोहिनी के साथ तुम्हारे बाबा के अफेयर को लेकर रंजिश तो रही होगी पक्का। बाबा का अफेयर उनके असिस्टेंट मोहिनी के साथ? असिस्टेंट मोहिनी के अलावा ऑफिस में कोई दूसरी मोहिनी भी है? बस बाबा ने खाना खाया और मैं वहां से निकल गया। चाबियां का एक सेट तुम्हारे पास है, तुम 12 बजे के बाद लौटे। सबसे पहली बात, मेरे पास चाबियों का कोई सेट नहीं है। और मान लीजिए अगर मेरे पास चाबियों का सेट होता भी तो क्या फायदा? कंपाउंड का मेन दरवाजा तो अंदर से बंद होता है, तो ऐसे में मैं अंदर कैसे दाखिल हो पाता सर? दाखिल तुम हुए थे, तुम बताओ। दीवार फांद के।
ऐसे ही दाखिल हुए थे ना? मैंने बाबा खोए अपने, शोक मना रहा हूँ, फिर भी मेरा कॉमन सेंस घास चढ़ने नहीं गया। चलो मान लेते हैं कि वो दीवार फांद के मैं अंदर आया, पर सर आप ये सोचिए, अगर मेरे पास चाबियां होती और मुझे दीवार फांद के ही अंदर आना होता, तो सर मैं ऑफिस का दरवाज़ा और मेन कंपाउंड वाला दरवाज़ा खोल के क्यों जाता? जिस तरह दीवार फांद के अंदर आया था उसी तरह दीवार फांद के बाहर चले जाता। इससे राज और गहरा नहीं हो जाता सर? तुमने दीवार पर सिर्फ राहुल लिखा, ये जानते हुए भी कि ऑफिस में दो राहुल हैं। क्यों? ताकि हम उन दोनों राहुल के पीछे पड़े, उन्हें खंगालते रहें और कुछ ना मिले। उसी तरह ये दीवार फांदना, दरवाज़ा खुला रखना, सब उसी मकसद से किया गया। सर ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, ये सब आप लोग संभालिए ना। मुझे बस इतना पता है कि मेरे बाबा का कत्ल हुआ है, और अगर आप लोगों को मुझ पर शक है तो साबित कीजिए सर। फिलहाल मुझे जाना है, मैं जाऊं। ये क्या बोल रहे आप मैडम? बड़े भाई समान थे वैभव सर, उनके साथ अफेयर, ये आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं? ये बात आपको जरूर उस घटिया अनीता ने बताई होगी। अफवाह मास्टर है वो। वैभव पवार के करीब नहीं थी तुम? मैडम करीब होना और अफेयर होना क्या एक ही बात है? लोग पहले करीब आते हैं, उसके बाद अफेयर होता है मैडम। कभी खुलेआम, कभी बंद दरवाजे के पीछे। सर आप हद पार कर रहे हैं। वैभव पवार दुनिया पार कर चुका है। मैडम मैं आपको बता चुकी हूँ कि वैभव सर एक संत आदमी थे। मेरा डिवोर्स हो चुका था, मेरे अकाउंट में और मेरे पर्स में 100 रुपए तक नहीं थे। तब मुझे तकदीर से ये नौकरी मिली, और जब वैभव सर को पता चला कि मेरी हालत कितनी खस्ता है, तब उन्होंने मेरी मदद की, इंसानियत के नाते, एक बड़े भाई के नाते। ये नौकरी आपको वैभव पवार की वजह से मिली थी? पहले से करीब थे आप दोनों? जी नहीं, मुझे नौकरी अपनी तकदीर से मिली थी, और मैंने अपनी मेहनत से अकाउंटिंग सीखी थी, और वैभव सर ने बहुत ही शिद्दत से मुझे अकाउंटिंग सिखाई थी। बहुत उपकार है उनके मुझ पर। काफी देखभाल की थी तुमने वैभव के एक्सीडेंट के बाद? वो तो रूम में पड़े रहते थे। वो मेरे बॉस थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो अकेले रहते थे, तो मैं उनकी देखभाल नहीं करती तो और कौन करता? उनकी पत्नी पूर्णिमा जी, या फिर उनका बेटा पंकज? हाँ जरूर, और वो कर भी रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर रहते तो नहीं थे ना मैडम। और जब मैं ऑफिस में होती तो मैं उनकी देखभाल करती थी। और मैडम वो मेरे साथ अफेयर करने के लिए यहाँ पर नहीं रहते थे, वो मेरे आने के 10 साल पहले से ही ऑफिस में रहते थे, क्योंकि दिगे सेठ उन पर पूरा भरोसा करते थे। और मैडम मुझे गोल गोल बात करने की आदत नहीं है। अगर मेरा वैभव सर के साथ कोई अफेयर होता, या फिर अगर मैं उनके साथ सोती, तो मैं आपको साफ साफ बता देती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अगर पंकज ने ये अफवाह सुनकर उसके पिता का कत्ल किया है, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। मेरा वैभव सर के साथ कोई अफेयर नहीं था, वो मेरे बड़े भाई जैसे थे और कुछ नहीं। पंकज पवार हमारे रडार पर था। राहुल पुरोहित को अब तक क्लीन चिट नहीं दी थी हमने। योगेश शांटेके पर भी हमारा शक बना रहा। वो वैभव पवार का साला भी था और राहुल पुरोहित का दोस्त भी था। क्राइम सीन पर लिखा गया राहुल, क्या ये वैभव पवार ने खुद लिखा था या कातिल ने हमें गुमराह करने के लिए लिखा था? इस पर अभी कोई लीड हमारे सामने नहीं आई थी। हेलो हेलो शांतम, मैं बोल रहा हूँ। राहुल, राहुल कहाँ हो तुम? वहाँ सब कैसा है? पुलिस मुझे अभी भी ढूंढ रही है क्या? पुलिस अब तुम पे शक नहीं कर रही है राहुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने असली कातिल को पकड़ लिया। तुम घर लौट आओ, मैं तुम्हें ये बात बताने के लिए कब का इंतजार कर रही थी। तुम पहले अपना फोन चालू करो और जल्द से जल्द घर लौट आओ। सर, राहुल कुलकर्णी ने शांता कुलकर्णी को पीसीओ से फोन किया। पीसीओ की लोकेशन पुणे स्टेशन के पास की है। चलो चलो जल्दी, रेलवे स्टेशन। साहब मैं भाग नहीं रहा था साहब, मैं घर वापस लौट रहा था साहब। तेरी घर वापसी के लिए आया। ऐसा लौटाएंगे तुझे, फिर कभी घर नहीं छोड़ेगा। मैडम आपने नहीं कहा था कि मेरे पति निर्दोष है, कातिल पकड़ा गया है। कातिल तुम्हारा पति है शांता, और अब उसे हमने पकड़ लिया है। मैडम मेरे पति किसी का कत्ल नहीं कर सकते मैडम। मैंने आपको बोला भी था कि वो 4 दिसंबर की रात को घर पर थे, कहीं नहीं गए। मैडम मेरी बात सुनिए मैडम। साहब मैं इसलिए भागा क्योंकि मुझे लगा कि टॉर्चर होगा, और डर के मारे मैं वो सब कबूल कर लूंगा जो मैंने कभी किया ही नहीं साहब। बड़ा तजुर्बा तुझे हमारे टॉर्चर का। पहले भी कई बार अंदर गया होगा, हिस्ट्री रही है तेरी। अरे नहीं साहब, अब किसी से भी पूछ लीजिए मेरे बारे में।
मैं जेडी ऑफिस में सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम संभालता हूँ। आज तक एक पैसे का झोल नहीं गया साहब, कोई मुझे फंसा रहा है साहब। ये बताओ डुप्लीकेट चाबी कहाँ से बनवाई, कब बनवाई? कौन सी डुप्लीकेट चाबी साहब? कंपाउंड के गेट की चाबी, ग्रिल वाले दरवाजे की चाबी, ग्रिल वाले दरवाजे के बाद के दरवाजे की चाबी। मैं कोई चाबी नहीं बनवाई साहब। अरे वैभव भाव ने कभी मुझे कोई चाबी ही नहीं दी साहब। फिर भी शातिर क्रिमिनल की तरह फोन स्विच ऑफ किया, अंडरग्राउंड रहा। टॉर्चर की डर से साहब। लेकिन आप मुझे मारिए मत साहब, मैं सब कुछ कबूल करता हूँ साहब। मैंने खून किया साहब, मैंने खून किया, मैंने पैसे चुराए साहब। और वैभव पवार ने दीवार पर तेरा ही नाम लिखा। हाँ वो भी साहब, वो भी। वैभव भाव मुझे कुलकर्णी के नाम से बुलाते थे और राहुल पुरोहित को पुरोहित सर का बुलाते थे। तो बड़ी अजीब बात है साहब कि उन्होंने दीवार पर राहुल लिख दिया साहब। क्या कह रहा तुम? सब कोई मुझे फंसा रहा है। तो वैभव भाव ने दीवार पर नहीं लिखा होगा साहब। सारा ऑफिस मुझे कुलकर्णी के नाम से बुलाता है साहब। राहुल तो कोई बुलाता ही नहीं है और वैभव भाव तो कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं कल पूरा दिन यही सोचता रहा कि कौन हो सकता है। तो फिर बता, पूरा दिन क्या सोचा, कौन हो सकता है? साहब मुझे नहीं पता साहब, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है साहब। सर कुलकर्णी बात तो सही कह रहा है। वैभव भाव राहुल कुलकर्णी को सिर्फ कुलकर्णी करके बुलाते और राहुल पुरोहित को पुरोहित सर करके बुलाते। ऑफिस के बाकी सब। हो मैडम, बात तो सही है। पुरोहित सर और कुलकर्णी यही कहकर बुलाते थे। सर फॉरेंसिक टीम का कहना है कि घायल हालत में की गई लिखाई ओरिजिनल लिखाई से मैच नहीं हो सकती। और सर वैभव पवार जब दोनों राहुलों को राहुल बुलाते नहीं थे तो लिखेंगे क्यों? पॉइंट तो है सर। तो हो सकता है कि कातिल को ये बात पता कि वैभव पवार की इन दोनों राहुलों से अनबन थी, इसलिए उसने पहले कत्ल किया, फिर वैभव पवार की उंगली से उन्हीं के खून से दीवार पर लिख दिया राहुल, ताकि बाकी दुनिया और हम गुमराह हो जाएं और पड़े रहें इन दोनों राहुलों के पीछे। सर राहुल नाम के दोनों लोगों के अलावा हम फिर से अपने तीसरे संदिग्ध पर पहुंच गए, वैभव का बेटा पंकज पवार। अगर पंकज को अपने पिता से सिर्फ गुस्सा होता तो पैसे नहीं छूता। सर हो सकता है इस कत्ल का मोटिव सिर्फ चोरी हो। 13,75,000 रुपए कम नहीं होते। ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज को हमें स्कैनर पर डालना चाहिए, क्योंकि सभी को दोनों राहुल और वैभव पवार के बीच की दुश्मनी का पता था। अब वैभव के परिवार की तरह सारा ऑफिस हमारी संदिग्ध लिस्ट में शामिल किया गया। हम अंधेरे में तीर चला रहे थे, कोई ठोस दिशा नहीं मिल रही थी इन्वेस्टिगेशन को। आखिर इस कत्ल का मकसद क्या था? बस एक बात के बारे में हम पक्का थे कि ये अंदर की बात थी। इसमें दो राय नहीं थी कि कातिल को पीड़ित और उसके इर्द गिर्द की सारी बातों की काफी जानकारी थी। चल जल्दी ले ले, चल जल्दी अंदर ले ले, चल। जेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स के हर कर्मचारी का इतिहास खोद निकाला गया, क्रिमिनल कनेक्शंस ढूंढे गए, पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या इनमें से किसी का भी क्रिमिनल कनेक्शन इस कत्ल के साथ जुड़ता है या नहीं। हमारा सबसे गहरा शक उस वक्त पीड़ित के बेटे पंकज पवार पर था, पर हम उसके खिलाफ या अन्य किसी भी संदिग्ध के खिलाफ कुछ ठोस साबित नहीं कर पाए। सर दोनों राहुल और पंकज की फोन लोकेशंस उनके घर की हैं, 4 नवंबर की रात से लेके 5 नवंबर की सुबह तक। राहुल दीवार पर राहुल लिखकर छोड़ा गया, चाबियां इस्तेमाल हुई, सीसीटीवी रिकॉर्डर गायब है। ये किसी राह चलते या बाहर वाले चोर का काम नहीं है। सर वॉचमैन चंदू 3rd डिग्री के बाद भी अपने बयान पर टिका हुआ है, और सर मुझे लगता है वो सच बोल रहा है। सबसे बड़ा सच ये है कि कातिल उसी ऑफिस का है, उसी ऑफिस के 6-7 कर्मचारियों में, उसी ऑफिस के दरवाजे, ताले और चाबियों में कहीं इस केस का राज छुपा है। कदम, हम कोई अहम कड़ी मिस कर रहे हैं। वो अहम कड़ी आखिरकार हमारे सामने प्रकट हुई। इस कड़ी पर अतीत की धूल जमी थी, उसे हटाकर उसी से वर्तमान की धुंध हटानी थी। सर लगता है यही हमारी कड़ी है और यही हमारा मुजरिम। कोल्हापुर पुलिस से फाइल्स मंगवाई हैं सर। गुड, पर्दा गिराने का टाइम आ गया। दीपक चितले। राम राम साहब। मुंह पे राम, बगल में छुरी। चल बता वो छुरी कहाँ है जिससे तूने वैभव पवार का गला काट डाला। ये क्या बात कर रहे हो साहब? मैं तो जेडी कंपनी का एक मामूली ड्राइवर हूँ साहब। मुझे लग रहा है कि कोई मेरे कंधे पे रख के घोड़ा दबा रहा है। फिर हमें वो कंधा दिखा, नहीं तो हम तेरा टेटुआ दबा देंगे।
चलो सर क्या बोल रहे हैं? अरे भाऊ ऐका तर खरी सर मी खरंच सांगतो मी काय नाही केलंय सर. अहो सर ने कि मेरे कुछ किया नहीं है तो राखी चितले, 4 दिसंबर की रात को तेरा पति घर पर नहीं था. झूठ मत बोलना. वो तो नाइट ड्यूटी पर थे. वो जेडी एजेंसी में टेम्पो ड्राइवर है ना वो. कब लौटा? सुबह लौटे थे मैडम. हाँ मैडम, मेरे पति का वैभव साहब के कत्ल में कोई हाथ नहीं है. साहब कोई मुझे गलत फंसा रहा है. दीपक, तुमने जो चुराया था ना वो सीसीटीवी का बाहर वाला रिकॉर्डर था, लेकिन एक रिकॉर्डर अंदर की तरफ होता है, विच इज़ कॉल्ड इंटरनल रिकॉर्डर. क्या बोलते हैं? इंटरनल रिकॉर्डर. मैंने कहा था ना, इसे नहीं पता होगा. नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं. अगर ऐसा कुछ होता तो कत्ल के सुबह ही सब कुछ साफ हो गया होता ना. सर अंदर कोई रिकॉर्डर नहीं होता. तू टेम्पो ड्राइवर है, 7वीं फेल, और तुझे सीसीटीवी के बारे में सब कुछ पता है. मैं बताऊं कैसे? 4 साल पहले कोल्हापुर में तेरी चोरी सीसीटीवी की वजह से पकड़ी गई थी, और इस बारी तूने सीसीटीवी का रिकॉर्डर ही गायब कर दिया. मंगतराम ट्रेडिंग, साल 2013, कोल्हापुर. दीपक चितले, वो टेम्पो ड्राइवर कोल्हापुर में भी चाबियों से दरवाजे खोले गए थे. मंगतराम ट्रेडिंग कंपनी से 4.5 लाख रुपए लेकर भागा था. सीसीटीवी ने पकड़वा दिया. तेरी बीवी ने सब बक दिया. उसने बताया कि बोल के गया था कि रात को डिलीवरी ड्यूटी है, लेकिन टेम्पो तो सारी रात जेडी ऑफिस के कंपाउंड में खड़ा था, और अगली सुबह जब वापस आया तो पैसे लेकर आया, बहुत सारे पैसे. तूने अपना फ़ोन भी जानबूझ के अपने घर पे छोड़ दिया. तुझे पता था पुलिस सबकी कॉल लोकेशन निकलवाएगी. बहुत शाना है तू. हाँ, तेरी चोरी पकड़ी गई. अब सब कुछ अपने मुंह से बोलेगा ना तो आगे भी बोलने लायक बचेगा. शानपंथी करेगा ना तो ना बोलने लायक रहेगा ना चलने लायक. तूने अपना फ़ोन भी जानबूझ के अपने घर पे छोड़ दिया. तुझे पता था पुलिस सबकी कॉल लोकेशन निकलवाएगी. बहुत शाना है तू. हाँ, तेरी चोरी पकड़ी गई. अब सब कुछ अपने मुंह से बोलेगा ना तो आगे भी बोलने लायक बचेगा. शानपंथी करेगा ना तो ना बोलने लायक रहेगा ना चलने लायक. जी मैं नहीं किया था साहब. वो तो हम जानते ही हैं. तो ये बता कि कैसे किया, और अंदर घुसा कैसे? घुसा नहीं था सर, अंदर ही था, बाहर गया ही नहीं. मुझे सबका टाइमिंग मालूम था. मोहिनी सबसे लास्ट निकलती थी 7 और 8 बजे के बीच में. फिर 8 और 8:30 बजे के बीच में वैभव भाव का लड़का पंकज खाना लेकर आता था. मैंने पंकज के जाने का इंतजार किया. मुझे पता था फिर चंदू सारे दरवाजों पर ताला लगाएगा. मैंने उसे वो करते हुए भी देखा. मुझे चंदू का प्रोग्राम भी पता था. वो 12 साढ़े 12 बजे तक ईमानदारी से बैठता और फिर अपने कैबिन में जाके सो जाता था. मैंने थोड़ी देर और इंतज़ार किया और फिर चला गया ऊपर. छुरा अपने साथ लाया था? मुझे पता था कि सीसीटीवी का रिकॉर्डर पुरोहित सर के कमरे में होता है. बाहर कैसे निकला? काफ़ी अरसे से मैंने नज़र रखी थी और पता लगाया था कि ऑफिस के दरवाजे और कंपाउंड के गेट की चाबियां कौन सी हैं. पैसे कहाँ हैं दीपक चितले? दीपक के घर के पीछे से हमने सारे पैसे बरामद किए. दीपक ने उस 13,75,000 में से सिर्फ 4,000 रुपए खर्च किए थे.
राहुल जी, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की जो दीपक को उसकी बैकग्राउंड चेक किए बिना नौकरी पर रखा। सर दीपक तो पहले से ही था हमारे यहाँ नौकरी पर, वैभव बाबू ने उसे अपॉइंट किया था। मतलब ये दीपक लंबे अरसे से ये प्लानिंग कर रहा था। डिटेल में स्टडी कर रहा था लंबे अरसे से। ऐसे ही मार दिया वैभव बाबू को सिर्फ पैसों के लिए। काम को लेके मैंने कभी तेरे बाबा पर कोई शक नहीं किया पंकज। ये मोहिनी, इसमें कोई सच तो नहीं है। तूने बाबा पे हमेशा भरोसा किया, तो अब उन पे क्यों शक कर रही है जब वो हमारे साथ ही नहीं है? वैसे भी अभी क्या फर्क पड़ता है आई? दरवाजा बंद सिर्फ कैश की काउंटिंग के लिए ही किया जाता था, और कैश इतना होता था कि घंटों लग जाते थे। अगली बार अगर आप लोगों को किसी के कैरेक्टर पर डाउट होना, और खास करके तुम्हें अनीता केलकर, तो अपने ख्यालों के सफेद घोड़ों से नीचे उतरो और हिम्मत करके बंदे और बंदी से सामने से पूछो। ये मन घड़त कहानी मत बनाओ। अगली बार अगर तुमने मेरा नाम खराब करने की कोशिश की ना अनीता, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। भांग वांग चढ़ा के तो नहीं आया ना प्रवीण? नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ। मेरे भाई जयराम के बेटे लकी का किडनैप हुआ है। फिरौती का फोन आया था, 20 लाख रुपए मांगे हैं। कहीं तेरा भाई जयराम खुद ही तो ये खेल नहीं कर रहा है? एक किडनैपिंग वो पहले कर चुका है, बेल पर बाहर है। शायद तेरा भाई जयराम अपने बेटे को अगवा करने का नाटक कर तो उससे पैसा एंट्री की फिराक में है। नहीं साहब, वो जयराम की आवाज नहीं थी, और जयराम तो पिछले 4 दिन से अपने नए घर में दिखा भी नहीं, और उसका फोन भी बंद है साहब। તમે જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે। कुछ 3-4 दिन से जयराम भाई नहीं दिखे प्रवीण भाई। और मेरा भतीजा लकी दिखाई दिया? नहीं, उसे भी नहीं देखा। वहां से मैं लकी के स्कूल गया, 4 दिन से लकी स्कूल में भी एब्सेंट है। स्कूल वालों ने बताया कि 23 सितंबर से लकी स्कूल आया ही नहीं। ये फिरौती का कॉल किस नंबर से आया था? इससे आया था, और अभी बंद आ रहा है। साहब जो भी हुआ उससे लकी का कोई संबंध नहीं। वो बच्चा था, बच्चा है। तेरे भाई जयराम को भी जमानत मिली है, वो रिहा नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। उसकी मुकदमे की तारीख नजदीक है, उसकी ड्यूटी है यहाँ थाने में आकर हाजिर देने की। अब जयराम भी तो 4 दिन से गायब है। बस रहने दे। अबे 4 साल पहले तेरा भाई और उसकी बीवी एक बच्चे की जान के साथ खेले थे। अब बोल उसे खुद के बच्चे के साथ ऐसा ना करे। सर जयराम कोई खेल नहीं खेल रहा है। लकी की आवाज इतनी डरी हुई थी, कोई बच्चा अपने बाप से इतना कैसे डर सकता है साहब? उसकी आवाज से लग रहा था कि वो किसी के कब्जे में है। साहब वो अगवा हुआ है। चोर के घर में चोरी। और ये जो सस्पेंस किडनैपर है जिसने तेरे से 20 लाख रुपए मांगे हैं, तेरे पास है 20 लाख रुपए देने के लिए? हाँ है साहब। अच्छा, और ये बात तेरे भाई जयराम को मालूम है ना? हाँ साहब, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। जयराम ने कुछ नहीं किया साहब। कोई तो है जिसने जयराम पे नजर रखी होगी। वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी सारी जानकारी इकट्ठी की होगी। जैसे तेरे भाई जयराम ने की थी रजत को अगवा करने के लिए। शायद सारे अगवा करने वाले ऐसे ही करते होंगे, और सब पकड़े भी जाते हैं। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ साहब, कुछ कीजिए। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देख, 2 दिन पहले जयराम की यहाँ थाने में हाजिरी थी। अगर आज शाम तक अगर उसने हाजिरी नहीं लगवाई तो उसे फरार घोषित करेंगे, जन्म से भी ढूंढ निकालेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ साहब, जयराम को ढूंढ लीजिए। मुझे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है साहब। लकी खतरे में है। उस दिन बाद में पता चला कि इससे पहले वो अपना काम पूरा करते मेरे मम्मी और पापा को पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ, रजत घर पहुंचा? अभी तक नहीं पहुंचा। सर रजत घर नहीं पहुंचा? जयराम के घर नहीं है तो गया कहाँ वो? बच्चा कहाँ है? रजत कहाँ है? बोलो। वो यहाँ नहीं है। वो तो हमें भी दिख रहा है यहाँ नहीं है। कहाँ है? क्या किया बच्चे के साथ? हमने रजत के साथ कुछ नहीं किया। जब हम यहाँ आए उसे खोलकर उसके घर भेजने, तो वो नहीं था यहाँ।
आखिरी बात पूछ रही, बताओ रजत के साथ क्या किया तुम दोनों ने? जहर दिया, गला दबाया या फेंक दिया? ऐसा कुछ भी नहीं किया हमने। मुझे लगता है वो खुद को छुड़ाकर भाग गया। 3 महीने से नहीं भागा। जब हम आज ढूंढने आए हैं तो आज ही भाग गया। बॉलीवुड की फिल्म समझ के रखी है। जयराम की खाल तो खिंचेगी खिंचेगी, तुम दोनों की भी नहीं बचेगी। वक्त है अब भी बता दो, कहां है बच्चा? क्या किया रजत के साथ? निर्मला? निर्मला इसमें शामिल थी? हाँ, तुम्हारी पड़ोसन निर्मला सोलंकी। लेकिन वो तो हरदम हमारे साथ रहती थी, सहारा देती थी, आदित्य को डॉक्टर के पास ले जाती थी, हमेशा हमारी मदद करती थी। निर्मला तुम्हारी मदद नहीं कर रही थी, बल्कि जयराम की मदद कर रही थी। तुम लोगों के साथ रहकर वो नजर रख रही थी हमारी हर चाल पर, तुम्हारे घर में हो रही हर बात पर। दरअसल निर्मला ही वो कड़ी है जिसकी वजह से तुम्हारा बेटा रजत अगवा हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था निर्मला ऐसा करेगी। और जयराम भावेश भाई, इतना बड़ा धोखा। तुम लोग जयराम को कैसे जानते हो? भावेश भाई ने पूरे घर का फर्नीचर बनवाया था, सन 2012 की बात है। ये इस जयराम को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। जयराम ने निर्मला के साथ मिलकर ये सब किया। मतलब जयराम ने निर्मला से दोस्ती की और दोनों ने साल भर मिलकर ये प्लानिंग की? नहीं, जयराम ने अपने बयान में कहा है कि ये अपहरण का जो आइडिया है ये हाल ही में प्लान किया गया था। और ये आइडिया दरअसल निर्मला सोलंकी का नहीं, बल्कि उसके पति हरीश सोलंकी ने दिया था। ये थी वो सीरियस गलती जो हमने रजत किडनैपिंग केस में की थी। निर्मला सोलंकी पूरे समय वहीं थी, पर हमने उस पर हल्का सा शक करने के बाद बिना उसके बैकग्राउंड को खंगाले उसे अपने रडार के बाहर फिसलने दिया था। उसका बैकग्राउंड दरअसल एक जाहिर सा सुराग था। निर्मला का पति हरीश सोलंकी एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में आरोपी था। वो भरूच की एक जेल में कैद था और इस महत्वपूर्ण सुराग तक हम पहुंच ही नहीं पाए। रेखा, मैंने सोच लिया। क्या? मुंबई जाओगे काम की तलाश में? किसी को घर लाएंगे, एक बच्चे को। क्या? एक बच्चा अगवा करेंगे, फिरौती लेंगे लाखों की। क्या बके जा रहे हो तुम? होश में तो हो? तगड़ी पार्टी है, करोड़पति। बाप आंख मूंद के पैसे देगा। किसका बच्चा है ये? क्या करने की सोच रहे हो तुम जयराम? मैं सोच समझ के बात कर रहा हूँ। और वैसे भी ये मेरा प्लान नहीं है, मेरे एक दोस्त का है। माहिर है वो इस तरह के काम में। हरीश सोलंकी नाम है उसका। वो समत कॉलोनी में काम मिला था ना उस घर का, तब मैं मिला था इस हरीश सोलंकी से। क्या बात है जयराम, आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई? हरीश भाई, लगी पड़ी है। बहुत समय से पैसों की तंगी चल रही है। तुम उससे हाथ मिलाने गए, एक क्रिमिनल से? हाँ। हम क्रिमिनल लोग हैं क्या? कोई क्रिमिनल पैदा नहीं होता है, हालात बनाते हैं हमारे जैसे हालात। हमारे जैसे हालात पूरी दुनिया के हैं जयराम। ऐसी की तैसी दुनिया की रेखा। मुझे सिर्फ 3 लोगों की फिक्र है, लकी की, तुम्हारी और मेरी। बस एक काम कर लेंगे, थोड़े पैसे आ जाएंगे, जिंदगी ठीक हो जाएगी, पटरी पर आ जाएगी। देख यार, अगर मैं जमानत पर भी रिहा होता ना तो तेरे साथ मिलकर कोई ना कोई काम जरूर करता। लेकिन इस बार जमानत की रकम बड़ी है, अटेम्प्ट टू मर्डर है ना, और मेरी पत्नी निर्मला भी रकम जमा नहीं कर पाई। अब मेरी यहाँ से कोई मदद नहीं कर सकते क्या? मतलब कोई तरीका बता दो, और जो भी पैसे आएंगे उससे आपकी बेल भी हो जाएगी। ये चोरी डाका कोई दूध भात है क्या? तजुर्बा लगता है, गैंग लगती है। एक दूसरा रास्ता है मेरे पास, आसान भी, और तू अच्छा माल छाप लेगा। क्या तरीका है बताओ ना। भावेश याद है तुझे? भावेश मेहता, अरे मेरा पड़ोसी, वही जिसके यहाँ तूने फर्नीचर का काम किया था। हाँ, भावेश मेहता, पैसे वाला तो है। उसके घर पे डाका डालना है क्या? घर पे नहीं, दिल पे। दिल पर मतलब? भावेश और उसकी पत्नी, इन दोनों की जान बसती है उनके बेटे रजत में। मैं उसकी किडनैपिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन करेंगे कैसे? मतलब मैंने उसके बच्चे को देखा तो है, लेकिन वो मेरे पास आएगा क्यों? आएगा क्योंकि मेरी पत्नी निर्मला ने न सिर्फ रजत को देखा है, बल्कि उसकी देखभाल भी की है। निर्मला ने गोद में खिलाया उसे, और वो उसे अदिति से बढ़कर मानता है। निर्मला मदद करेगी तेरी, लेकिन 50% उसका। निर्मला से बात हो गई है मेरी। बात भी हो गई तुम्हारी? बात पक्की भी हो गई है। निर्मला को रजत की पूरी दिनचर्या मालूम है, कब स्कूल आता जाता है, कब अकेला रहता है।
सही वक्त पे निर्मला रजत को मेरे हवाले कर देगी। और आप बच्चे को रखेंगे कहाँ? और कहाँ, यहीं। यहाँ? और लकी? लकी बहुत छोटा है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। कितने पैसे मांगने वाले हो तुम? हरीश ने बोला कि 75 लाख तो कहीं नहीं गए, इतना तो भावेश मेहता आराम से दे देगा। और उसका आधा उस निर्मला को जाएगा? हाँ, और प्रिया को निर्मला जो देना चाहे दे देगी। अब ये प्रिया कौन है? प्रिया हरीश की बहन है, वो हमारे इस प्लान में मदद करेगी। हम कल रजत को उठाएंगे और उसके बाद जयराम कुछ भी हो, जो भी हालत में हो, मरने की हालत में हुए ना, तब भी मुझे फ़ोन नहीं करोगे, ठीक है? और जो भी बात होगी वो मेरे और प्रिया के बीच होगी, और प्रिया तुम्हें बताएगी। हम दोनों के पास दूसरे फ़ोन से बात करने के लिए। और जयराम, हम दोनों कभी फ़ोन पर बात नहीं करेंगे, हमेशा मिलकर बात करेंगे, आमने सामने। पप्पा, बड़े पापा ने बोला था मुझे। काम के पीछे भागते भागते थक गया था मैं प्रवीण भाई, जब देखो पैसों की किल्लत लगी रहती थी। तू अकेला इस दुनिया में जैसे पैसे की किल्लत है, इसलिए तूने छोटे से बच्चे के साथ इतना बुरा सुलूक किया? कहाँ से आई इतनी हैवानियत? और तेरी घरवाली रेखा, वो भी एक औरत, एक बच्चे की माँ, लगभग लकी की उम्र का बच्चा। भूल हो गई हमसे भाई, मुझसे झेला नहीं गया, गलत कर दिया मैंने। गलत नहीं, जुर्म किया है तूने जयराम। हमेशा के लिए मुजरिम होने का टप्पा तेरे माथे पे लग गया, और रेखा के भी। अगर कोई तेरे लकी को ऐसे उठा ले जाता तो? रेखा और मुझे दिल से पछतावा है, सच में। एक बार जमानत करवा दो मेरी। हाँ, मैं तो जज को जेब में लेके घूमता हूँ ना। मुझे एक मौका दे दो प्रवीण भाई, मेरी जमानत करवा दो। मैं वो अपने हिस्से की जमीन बेच देना चाहता हूँ, और उससे जो पैसे आएंगे ना, मैं उससे नई जिंदगी शुरू करूंगा। कसम खा के कह रहा हूँ प्रवीण भाई, ईमानदारी से काम करूंगा, मेहनत करूंगा, रेखा की जमानत करवाऊंगा, और भवेश भाई से जाके खुद माफी मांगूंगा। वो तो फूल माला और आरती लेके बैठे तेरे इंतजार में ना। माफ करेगा वो तुझे। बदला, रजत के अपहरण का बदला। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है साहब। पर मुझे ऐसा लगता है कि भावेश का बदला नहीं, तेरे भाई जयराम का ही कोई पैतरा है। नहीं साहब, दरअसल जयराम कभी पैतरेबाज था ही नहीं, कारीगर आदमी है साहब। पता नहीं उस टाइम उसका दिमाग कैसे फिर गया था, लेकिन अब उसे उसकी गलती का एहसास है, और जमानत पे लौटने के बाद वो सुधर गया है साहब। वो ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकता, और वो भी अपने बच्चे के साथ। जबकि लकी पे जो गुजरी है उसकी वजह से तो वो सुधरना चाहता है साहब। मैंने लकी को बताया नहीं कि तेरी जमानत हो गई है, स्कूल में ही है वो। अक्टूबर 2016 चल रहा था। एक दोपहर को जब मैं स्कूल से आया, मैं इतना खुश हुआ कि मैं बता ही नहीं सकता। पप्पा लौट आए थे, अब मुझे मम्मी चाहिए थी। अब हम मम्मी को भी बाहर निकालेंगे और फिर से नया घर बनाएंगे, ठीक है? सर, नवसारी में हमारी पुश्तैनी जमीन थी, वो बेची तो अच्छी खासी रकम मिल गई। अरे प्रवीण भाई, कैसे हो? लाओ। लकी बड़ा खुश है नए घर में। लेकिन तू अब इस घर को गंदा मत करना, समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? काम की तलाश कर, और अपने आप को ऐसी चीज से दूर रखना जो आगे चल के तुझे मुसीबत पर डाले, क्योंकि आदत है तुझे मुसीबत को दावत देने की। आप फिक्र मत करो प्रवीण भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बहुत बड़ा सबक मिला है मुझे। तेरे हिस्से के 20 लाख मेरे पास ही रहेंगे, वो मैं तुझे तब दूंगा जब वाकई में तुझे उसकी जरूरत होगी। नए सिरे से शुरू कर, जान लगा दे काम में, रेखा की जमानत करवा, और जो कुछ हुआ उसे भूल के आगे बढ़। लकी के बारे में सोच। देख, उस नन्ही सी जान लकी ने इतनी सी उम्र में हद से ज्यादा तकलीफें झेली हैं, तो अब उसे कोई तकलीफ होने मत देना। तो साहब, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि आदमी अगर एक बार जुर्म करता है तो हमेशा के लिए दुनिया उसे मुजरिम के तौर पे देखती है, उस पर कोई भरोसा नहीं करता साहब, चाहे उसके साथ गलत क्यों ना हुआ हो। मैं मानता हूं कि जयराम ने गलत किया, लेकिन लकी निर्दोष है, उसे बचा लीजिए।
मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो आवाज जयराम की नहीं थी। उसके 20 लाख मेरे पास पड़े हुए हैं। सर मुझे लगता है भावेश मेहता बदला ले रहा है। सर लकी खतरे में है, बचा लीजिए उसे सर। अगर जयराम के बच्चे के साथ वही हुआ है जो मेरे रजत के साथ हुआ था, तो मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, मुझे उल्टा खुश होना चाहिए ना। भावेश, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी खुशी तुम जानो, हमें सिर्फ इतना जानना है, क्या ये बदला है? आपका दिमाग खराब हो गया सर। भावेश, ये कोई जवाब नहीं हुआ, बोलो किस बात का बदला ले रहे हो तुम? मैं ऐसे वाहियात सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। अगर आपके पास मुझ पर शक करने की कोई वजह है तो कीजिए शक, लेकिन मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सबूत लेकर आइए। अगर तुमने जुर्म किया है तो सबूत हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन भावेश एक बात समझ लो, बदला सही चीज नहीं है। क्या किडनैपिंग सही चीज है? आप लोग 3 महीने तक मेरे रजत को ढूंढ नहीं पाए, क्या वो सही चीज थी? 4 साल हो गए उस हादसे को। मेरी बीवी आज भी रात को नींद में चीखती है, दिन भर खामोश रहती है, मुट्ठी भर गोलियां खा के पड़ी रहती है, क्या वो सही चीज है? लेकिन बदले से कुछ नहीं बदलता, उल्टा दर्द का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। तो रोको उसे, और इस बार जरा जल्दी। ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा कि यहाँ कांड हुआ हो, और बाहर ताला भी लगा हुआ था। कोई जबरदस्ती हुई हो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पर जयराम का फोन बंद है और फिरौती का दूसरा कॉल भी नहीं आया। मुझे लकी की फिक्र हो रही है मैडम। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, आप एक बार भावेश से फिर से पूछताछ कीजिए। सर, भावेश के बर्ताव से पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि लकी के अगवा होने से उसका कोई ताल्लुक है या नहीं, पर हो सकता है जो कुछ भी हुआ है उसका गुस्सा अब भी उसके अंदर पल रहा हो। जयराम एक आरोपी है, लेकिन जयराम को हमें ढूंढना होगा लकी को ढूंढने के लिए। सर, जयराम का फोन स्विच ऑफ हुआ 22 सितंबर की रात को, उसी के एरिया में जहां उसने नया घर खरीदा है। भावेश के फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? हो सकता है उसने एक कांड किसी के थ्रू करवाया हो, बदला लेने। ऐसा कोई शक करने वाला नंबर नजर तो नहीं आया सर। रजत का आरोपी हमारी आंखों के सामने था, लेकिन हमने उसे पहचाना नहीं। निर्मला रजत और उसके परिवार को जानती थी। निर्मला की मदद से ही पूरे प्लान को अंजाम दिया गया। इस केस में भी क्या कोई ऐसा है? रजत के केस में निर्मला ने प्लान एग्जीक्यूट जरूर किया था सर, लेकिन मास्टरमाइंड जेल में बैठा उसका पति हरीश सोलंकी था। ये जयराम भी तो जेल में था। हो सकता है जेल के किसी बंदे का इस्तेमाल हो इस कांड में। शायद कोई जयराम के बाहर आने का इंतजार कर रहा था ताकि जेल से उसके छूटते ही उस पर वार कर सके। शायद वो भावेश भी हो सकता है। शशि, पता करो कि जेल में जयराम के करीब कौन था और उसके साथ रंजिश किसकी थी। जयराम का अभी तक कोई पता नहीं चला। और लकी का? किडनैपर्स ने फोन ही नहीं किया फिरौती के लिए दोबारा, जैसे हमने नहीं किया था जब हमने रजत को। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है प्रवीण भाई। हमारे किए की सजा हमारे लकी को मिल रही है। लेकिन पुलिस अब केस को सीरियसली ले रही है। वो जयराम और लकी को ढूंढने की कोशिश तो कर रही है। लकी ने कुछ गलत नहीं किया प्रवीण भाई। रेखा, हम लोग पुलिस की मदद कर सकते हैं। जयराम जब जमानत के बाद तुमसे मिलने जेल आया था तो उसने तुम्हें किसी के बारे में कुछ बताया था? मतलब क्या जयराम ने किसी को बताया कि उसे जमीन बेच के 20 लाख मिले हैं? क्योंकि अगवा करने वाला जानता है कि उसके हिस्से के 20 लाख मेरे पास पड़े हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा तो मुझे कुछ नहीं बताया, और मुझे लगता भी नहीं है कि वो किसी को कुछ बताएंगे। मेरे, आपके और जयराम के अलावा किसी को कुछ कैसे पता हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और जयराम का भी कुछ पता नहीं चल रहा। ना लकी का। जयराम ने 3 साल काटे इस जेल में। इस बीच उसके कई साथियों की जमानत हुई, नए आए गए और कुछ ट्रांसफर हुए दूसरे जेल में। ये अमित भावसार, अक्टूबर 2016 में जब जयराम की जमानत हुई थी तब क्या जेल के सेल में जयराम का साथी ये था? हाँ, और इस अमित भावसार की जमानत तो अभी भी जुलाई 2017 में। मुझे इस अमित भावसार के सारे रिकॉर्ड चाहिए। वैसे किस जुर्म के लिए अंदर गया था ये? अमित भावसार जी, ये नंबर 444567898 जिसे प्रवीण परमार को फिरौती को कॉल गया था, ये नंबर अमित भावसार के नाम पे रजिस्टर्ड है। 20 लाख कीमत है लकी की जान की। कौन हो तुम भाई?
अमित भावसर का कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स, जो जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास सारे के सारे मुझे तुरंत भेज दीजिए। ये अमित भावसार का केस आउटर सूरत पुलिस का केस था, हथियारों के साथ पकड़ा गया। उसका साथी था कुणाल गोहिल। ये रहा फोटो। ये अमित भावसार और कुणाल गोहिल, इनकी सूरत रूरल पुलिस को टिप मिली थी कि वो सूरत हथियार डिलीवर करने आ रहे हैं। रास्ते में धर लिए गए। दोनों जुडिशियल कस्टडी में भेजे। और जैसा कि मैंने कहा कि अमित की जमानत जुलाई 2017 में हुई और उसकी मां ने भी काफ़ी मेहनत की थी अमित की जमानत के लिए। और पूरी संभावना है कि ये बंदा ऐसा कांड कर सकता है, क्योंकि अमित अपनी जमानत के बाद घर नहीं गया, उल्टा फरार हो गया। और उसकी मां बार बार यहाँ आकर हमारी क्लास लेती रहती है। साहब बताइए ना, कहाँ है मेरा बेटा अमित? आप कह रहे हैं कि आपने 20 जुलाई को इसे रिहा किया था, आज 10 अगस्त है, इतने दिन हो गए मेरा बेटा घर नहीं लौटा अभी तक। आशा बहन, जब तुम्हारा बेटा अमित हथियारों का धंधा करता था तो तुमसे पूछकर करता था या हमसे पूछकर करता था? पर साहब इतने दिनों से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हूँ, अपनी जिंदगी की सारी कमाई उसके जमानत की रकम इकट्ठा करने में लगाई मैंने, और आप तो इसमें हम क्या करें? उसने गुनाह किया, जेल गया, अब जमानत के बाद घर नहीं लौटा तो किसी नए कांड में शामिल हुआ होगा। हमें तो रेड अलर्ट इशू करना चाहिए अमित भावसार के लिए। हाँ तो कीजिए ना, कीजिए। अब जब घर आएगा ना तो कसम खा के कहती हूँ, मार मार के इतना सुधारूंगी ना कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। आप उसे ढूंढकर मेरे सामने लेकर आइए। आशा बहन, हमारे पास और भी 1000 काम है। अगर वो अपने इलाके के पुलिस के पास हाजिरी नहीं देगा तो लोग एक्शन लेंगे ना। आप यहाँ पर आकर माथा फोड़ी ना करो। पर फिर भी अमित की माँ यहाँ आती रहती है। अमित की माँ का एड्रेस और जो भी डिटेल्स है वो सब चाहिए मुझे। सर, अमित भावसर हमारा मुख्य संदिग्ध है या फिर आरोपी भी। अमित भावसर का साथी कुणाल गोहिल अभी जेल में है सर। उसको जमानत नहीं मिली है, उसको दूसरी जेल में ट्रांसफर किया गया है। कस्टडी मांगी मैंने उसकी। शायद भावेश ने जयराम पर नजर रखवाई हो, पता किया हो कि अमित भावसार जयराम का जेल की सेल का साथी है, और फिर लकी को अगवा करने की सुपारी दी अमित को। पर भावेश के कॉल रिकॉर्ड्स में अमित का नंबर कहीं भी फीचर नहीं होता है सर, और ना ही अमित भावसर के कॉल रिकॉर्ड्स में भावेश का। जेल की विजिटर लिस्ट में भी भावेश का नाम कहीं नहीं देखा। लेकिन सर, जयराम और अमित बराबर टच में थे, दोनों के बीच में बातें भी हुई हैं जब अमित को जेल से बेल मिली इसी साल जुलाई में। पहले अमित भावसार को ट्रैक करते हैं। अमित की माँ से बात करो और लकी के मिसिंग पोस्टर लगवा दो सारे शहर में। शायद बेचारे बच्चे की जान खतरे में हो सकती है। भाई, इसके अकाउंट में तो सिर्फ 15,000 ही दिख रहे। एक नया सिम कार्ड का इंतजाम कर। लगता है लकी के बड़े पापा के साथ सीरियस गुफ्तगू करनी पड़ेगी। लेकिन संभल गया, बच्चे का पोस्टर हर जगह लग चुका है। तू गाड़ी आगे ले यार। पोस्टर लगा तो क्या हुआ? किसको पता कि हाफ टिकट किसके पास है? हाँ? सच में सर, हमने कुछ नहीं किया उसके साथ। तो फिर किसने किया है? हाँ? यहाँ बेड के नीचे से बच्चा कैसे गायब हो गया? जब हम अंदर आए वो यहाँ नहीं था। ठीक है, पैसे मिल गए। निर्मला भाभी ने कहा है बच्चे को खत्म कर दो। कहाँ गया? भाग गया क्या? आज ही के दिन? पर कैसे? निर्मला बहन, रजत आया? अभी तक तो नहीं आया भावेश भाई। मैं उसी की राह देख रही थी। कुछ पता चला? अरे वो जयराम फर्नीचर वाला, वो इन सब के पीछे है। सर कहाँ है मेरा रजत? कहाँ है मेरा बच्चा? भावेश जी। अनीता, रजत आ गया। रजत घर आ गया? हाँ सर, अगर निर्मला वहां है तो उसे भी धर लीजिए, इस प्लान में वो भी शामिल है। आशा भावसार, मिला? मेरा बेटा मिला? आशा जी, शायद आपके बेटे अमित भावसार ने किसी के बेटे को अगवा कर लिया है, 11 साल के बच्चे को। हम उसकी तलाश में हैं। कहाँ है आपका बेटा अमित? अरे पिछले 2 महीने से यही सवाल मैं बार बार पूछ रही हूँ कि कहाँ है मेरा बेटा? कोई ठीक से जवाब ही नहीं देता। अदालत के चक्कर काट काट के बड़ी मुश्किल से उसके लिए जमानत करवाई, और कहाँ है मेरा बेटा? साहब 2016 से मैं इधर ही सड़ रहा हूँ।
अमित की जब बेल हुई तो उसने बोला कि वो मुझे भी यहाँ से निकालेगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो मुझसे मिलने तक नहीं आया साहब। और आप लोग उल्टा मुझसे पूछ रहे हैं कि अमित कहाँ है। कुणाल अमित कहाँ है ये तो हम तेरे से डंडे की नोक पर पूछेंगे ही। उससे पहले ये बता, जयराम परमार के बेटे लकी को अगवा करने का प्लान तुम दोनों ने यहाँ जेल में रचा था? कौन जयराम परमार साहब? ये साहब, इसे मैंने पहले कभी देखा तक नहीं है, और मैं और अमित कोई एक जेल में थोड़ी ना थे। और ये लकी है जो इस वक्त तेरे साथी अमित भवसर के कब्जे में है, और इस केस में अब तुझे भी हम उसका भागीदार बनाएंगे। फिर तो तेरी बेल होने से नहीं। अरे ऐसा मत करो साहब। साहब, मैं तो चिरकुट आदमी हूँ, कच्चा नींबू। अमित के छोटे मोटे काम में मैं उसके पीछे पीछे रहता था साहब। उस दिन पहली बार हम लोग हथियार बेचने गए और आप लोगों ने रास्ते में पकड़ लिया। और साहब, ये किडनैपिंग कैसे करते हैं मुझे पता तक नहीं है साहब। देख कुणाल, मेरे सब्र को मत आजमा। बोल अमित कहाँ है? बोल। सया कुछ तो झोल है। ये कुणाल गोयल नहीं है, ये असली अमित भावसर है। जेल में भी हॉलीवुड की फिल्म दिखाते हैं क्या, जहां दो लोग चेहरा बदलते हैं? चेहरा नहीं, इन दोनों ने सिर्फ एक दूसरे की आइडेंटिटी एक्सचेंज की है। अभी अभी इसकी माँ ने बताया। ये देखो, जेल से बकायदा साइन करके आपका बेटा अमित भावसार बेल पे छूटा था। अब तो यकीन हो रहा है आपको कि वो फरार है। कहां जा सकता है? इस बच्चे लकी को उसने अगवा किया है। कहां लेके जा सकता है इसे वो? ये सब क्या हो रहा है? ये मेरा बेटा अमित नहीं है। क्यों इस नौटंकी में शामिल हो रही हैं? बताती क्यों नहीं है? कहां है अमित? कैसे नौटंकी? केवी बातों करो जो? क्या मैं अपने बेटे को नहीं पहचानती? ये तुम्हारा बेटा नहीं है? ये मेरा बेटा अमित नहीं है। कुणाल गोहिल, इसके साथ तुम्हारा बेटा अमित हथियार बेचते पकड़ा गया। ये क्या पागलपन है? ये मेरा बेटा है, अमित भावसार है। माँ, बेशरम, मार मार के छुड़वाया तुझे। शर्म नहीं आई तुझे? बोल, जवाब दे, जवाब दे। इन्हें अमित है तू कुणाल गोहिल कब से बन गया? हाँ बोल। ये बोलेगा आशा जी, और अभी बोलेगा। आप जरा 2 मिनट के लिए बाहर बैठिए, हम इससे पता करते हैं कि अमित भावसार कुणाल गोहिल क्यों बना और कैसे बना। सब मारना नहीं था। मैं सब बता रहा हूँ साहब, सब बताता हूँ। चलो जा शुरू। साहब, ये कुणाल गोहिल का ही आइडिया था, वो अमित भावसार बन जाए और तू कुणाल गोहिल। क्यों? उसके पीछे वो बड़ौदा की पुलिस पड़ी हुई थी साहब। तू मुझे गुरु मानता है ना अमित? हाँ कुणाल भाई। एक गेम खेलना है। क्या गेम कुणाल भाई? अब से तू कुणाल गोहिल और मैं अमित भावसर। पर क्यों कुणाल भाई? अरे बड़ौदा पुलिस मुझे ढूंढ रही है, कुणाल गोहिल को। अब मेरी जगह वो जब तुझे पकड़ेगी तो जो लड़की जो है वो तुझे पहचान ही नहीं पाएगी। कौन लड़की कुणाल भाई? अरे है एक लड़की, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था उसके साथ, थोड़ी जोर जबरदस्ती हो गई। साले ने केस कर दिया रेप का। अगर तू मेरी जगह कुणाल होगा और जब भी पुलिस हमको पकड़ेगी ना, तो शिनाख्त परेड में लड़की तुझे पहचान ही नहीं पाएगी। फिर क्या, तेरे पर चार्ज लागू ही नहीं होगा। मुझे तो तू जानता ही है, छोटे मोटे चार्ज में तो मैं यूं बाहर निकल आऊंगा। फिर तगड़ा वकील करके तुझे भी छुड़ा ले जाऊंगा मैं, फिर बाहर धमाल करेंगे। उल्लू बना गया साहब कुणाल गोहिल मुझे। मेरे नाम का इस्तेमाल करके रेप के चार्ज से बच गया, और मेरी माँ ने इतनी मेहनत से मेरे लिए बेल ली, और बेल मिली उसे। अब वो बाहर ऐश कर रहा है, और वो तो मुझे छुड़ाने तक नहीं आया साहब। अमित भावसार, तू कुणाल गोहिल बना अपनी मर्जी से। अब ये किडनैपिंग का चार्ज भी तुझ पर ही लगेगा, क्योंकि इस वक्त तू कुणाल गोहिल है। नहीं साहब, मैं अमित भावसार ही हूँ और मुझे वही रहना है साहब। और मैं तो यहाँ 1 साल से हूँ साहब, तो फिर ये मुझे कैसे पता होगा साहब कि ये किडनैपिंग कैसे हुई, कहाँ हुई साहब? किसको पता होगा? और किसके साथ मिलकर ये कांड किया होगा कुणाल गोहिल ने? आप जाके सुजीत ओझा को पकड़िए साहब, वो हमारा साथीदार था। कहाँ मिलेगा ये सुजीत ओझा? असली अमित भावसार ने जिस सुजीत ओझा की लीड दी थी हमें, हम उस तक पहुंच गए। उसके ठिकाने का 2 बार पुष्टिकरण करने के बाद हमने उसके घर पर धावा बोल दिया। लक्की के बड़े पप्पा देंगे 20 लाख रुपए। देखते हैं लकी अपने लिए लकी है या नहीं। 2-4 बार ट्राई मारते हैं। बड़े पापा ने प्यार नहीं दिखाया भतीजे पर, तो हम भी नहीं दिखाएंगे। सीधी बात। कौन है? सुजीत भाई, मैं अमित। अमित है। जेल से छूट गया साला। खोल। तू कब आया बाहर में? अभी अभी आया। तुम लोगों को अभी अभी अंदर करवाना है। जेल वापसी।
साले अमित धोखेबाज पकड़ाया हमें। और तू वफादार, छुड़वाया ना मुझे। अमित भावसार बनकर जमानत पर बाहर आए। कुणाल गोहिल की जयराम परमार से दोस्ती जेल में ही हुई थी। बाहर आने के बाद भी ये दोस्ती बरकरार रही। अबे जब तेरे पास जमीन थी, बेच सकता था, पैसे मिलते, फिर क्यों की किडनैपिंग तूने? हाँ, अब देख इतनी मुश्किल से तुझे बेल मिली और तेरी बीवी अब भी अंदर ही है। गलती हो गई यार अमित, बहुत बड़ी गलती हो गई। जिंदगी भर के लिए मुजरिम का थप्पा लग गया सर पे। रेखा को तो बेल मिल नहीं रही है, मैं भी कब तक बाहर हूँ पता नहीं। बेस्ट बोलूं, भाग लिया से। मैंने भी यही किया था, जहाँ कांड किया वो इलाका ही छोड़ दिया हमेशा के लिए। तेरी बात अलग है, मेरी अलग है। अभी मैं नई जिंदगी शुरू करने की सोच रहा हूँ, तभी तो ये घर लिया है। अरे घंटा नई जिंदगी, अभी तूने बोला ना तेरे सर पे मुजरिम का ठप्पा है, तो काम काज क्या करेगा भाई तू? कुछ नया शुरू करूँगा। और पैसा मेरा बाप देगा तुझे। पैसे हैं रे, वो ज़मीन बेच के जो पैसे आए हैं वो मेरे बड़े भाई प्रवीण के पास है। हाँ तो ले ले उससे। लूँगा, जब वाकई में ज़रूरत पड़ेगी तो देगा। और अभी कोई गलत काम किया ना, या थाने में हाजिरी नहीं दी, फरार होने की कोशिश की, तो एक पैसा नहीं देगा मेरा भाई। कितने पैसे हैं? 20 लाख। क्या पे? सच। बड़े पापा के पास 20 लाख है, मतलब दिवाली है। पर खुद के पास कितने होंगे? जयराम के साथ 2-4 बार बाहर गया था, उसका बच्चा भी था साथ में। बच्चे को एटीएम कार्ड देकर पैसे निकलवाए उसने। कुणाल भाई, ये जयराम आपको दोस्त लग रहा होगा, मुझे तो ये मस्त मुर्गा लगता है। और वो है ना प्रवीण भाभी। प्रवीण भाभी? हाँ, प्रवीण भाभी नहीं, प्रवीण भाई। हाँ वही प्रवीण भाई, उसका 20 लाख रोकड़ा। ये प्रवीण भाई भी कुकड़ुकू है, अरसा हो गया अच्छी तंगड़ी खाए, करते ना मुर्गा हलाल। नई वाली बिल्डिंग बन रही है ना, काफी सुनसान है और खुदाई भी हुई है, वहीं दफना देंगे उनको। और कितने मुर्गे काटे, कितनों को दफनाया है? यही एक था साहब, पहली बार ही बैड लक हो गया। बैड लक तो अब शुरू होगा तुम तीनों का। जिंदगी में कभी तुम तीनों मुर्गे की भौंक सुन नहीं पाओगे। शायद जयराम को उसके किए की सजा मिली, मुझे भी मिलेगी। लेकिन लकी ने क्या गलत किया था प्रवीण भाई, जो उसने इतना झेला, कितना कुछ भुगता है मेरे बच्चे ने हमारी वजह से। शायद हम लायक ही नहीं थे लकी के माँ बाप बनने के। जयराम ने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना, फिर अचानक से किडनैपिंग पे उतर आया, और फिर तकदीर ने जब उसे सुधरने का दूसरा मौका दिया तो एक बदमाश और एक अपराधी से दोस्ती कर ली, इस अंजाम तक आ गया। मैं जयराम को कभी नहीं समझ सका, और न तुम्हें, लेकिन लकी को जरूर समझूंगा, क्योंकि उसकी परवरिश मैं करूंगा। मैं अब फिर से अपने बड़े पापा और अश्विन भैया के साथ रहने लगा हूँ, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को मिस करता हूँ। मम्मी कब जेल से बाहर आएंगी मुझे नहीं पता। मैं वेट कर रहा हूँ मम्मी का।